यूक्रेन विवाद में अमेरिका ने रूस की तैयारी पर जो नया दावा किया उसने जंग की आशंका को और दम दे दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर ब्लड सप्लाई यानी खून की सप्लाई की है। अमेरिका का कहना है कि उसे ऐसे संकेत मिले हैं कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर के पास खून भेजा है, खून की सप्लाई की है। रूस पर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का ताजा दावा डराने वाला है। यह इशारा है रूस के यूक्रेन पर हमले के इरादे की तरफ। पिछले कुछ महीनों से रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन की सीमा पर तैनात हैं और अमेरिका का दावा है कि रूस के ये जवान यूक्रेन पर धावा बोलने की फिराक में हैं। अब अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो जंग छिड़ेगी और अगर जंग छिड़ी तो सैनिक जख्मी भी होंगे और उनके इलाज के लिए खून की जरूरत सबसे अहम होगी। और ये खबरें तो पिछले महीने से ही आ रही हैं कि रूस यूक्रेन सीमा पर दवाओं जैसे मेडिकल सामान और ईंधन की सप्लाई कर ही रहा है। मतलब साफ है कि रूस भले ही यूक्रेन पर हमले के दावे को नकार रहा हो, लेकिन वो तैयारी जंग के हिसाब से ही कर रहा है। उसने हर तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए अपनी बाजुएं चढ़ाई हुई हैं। इसी वजह से अमेरिका डंके की चोट पर कह रहा है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन लगातार बार बार कह रहे हैं कि उनका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं, मगर उनकी पार्टी के सांसद तक आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रूस के सांसद विक्टर वदलास्की ने रूस के लोगों को रूस की तरफ से जंग लड़ने का खुला न्योता भेज दिया, यूक्रेन के लोगों को रूस की तरफ हो जाने का न्योता। विक्टर वदलास्की ने कहा है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में रहने वाले लोगों को रूस की सेना ज्वाइन कराने के लिए तैयार है। यूक्रेन के पूर्व में जो इलाका है जहां 2014 से उन विद्रोहियों का कब्जा है जो यूक्रेन की सरकार से लड़ रहे हैं और रूस पूरी तरह से उनकी मदद कर रहा है। रूस ने इस इलाके में रहने वाले यूक्रेन के 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना पासपोर्ट तक दिया हुआ है। इस हिसाब से रूस यूक्रेन के उन लोगों को अपना नागरिक मानता है और इसलिए रूस के सांसद ने कहा कि जिन लोगों के पास रूस का पासपोर्ट है उनका रूस की सेना में स्वागत है। मतलब रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर पहले ही अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए हुए हैं। उस पर वो यूक्रेन के विद्रोहियों को भी अपनी टीम में खुलकर शामिल होने के लिए कह रहा है। रूस की कथनी और करनी के इस फर्क में ही अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे उसके साथी देशों की रातों की नींद हराम की हुई है। लेकिन जिस यूक्रेन के लिए अमेरिका और रूस जैसी दुनिया की 2 महाशक्तियों में ठनी हुई है, उसने ही बॉर्डर पर रूस की खून की सप्लाई भेजने की खबर को नकार दिया। उसकी उपरक्षा मंत्री ने बयान दिया कि यह खबर गलत है और उनके देश में डर फैलाने के लिए प्लांट की जा रही है। मतलब जिस यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिका रूस से भिड़ने के लिए तैयार खड़ा है, वो ही कह रहा है कि रूस के हमले की आशंका का हवा बना दिया गया है। बल्कि इनसाइड स्टोरी तो यह है कि इसी बात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी अधिकारियों के बीच काफी ज्यादा तनाव है। यूक्रेन इस बात से चिढ़ा हुआ है कि अमेरिका बार बार खुलेआम उस पर रूस के हमले की इतनी चेतावनी दिए जा रहा है कि इससे यूक्रेन का नुकसान ज्यादा हो रहा है। इसी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका को जंग की खलबली न मचाने की नसीहत तक दे चुके हैं। लेकिन अमेरिका का कहना है कि जंग अब बेहद करीब है और यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस के हमले के खतरे को कम करके आंक रहे हैं। इसलिए अमेरिका चेतावनी दे चुका है कि रूस के हमला करने की सूरत में यूक्रेन को उसकी यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के दावे के पीछे अमेरिका के पास आंकड़े और इंटेलिजेंस है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का साफ कहना है कि पुतिन ने यूक्रेन की इतनी जबरदस्त घेरेबंदी कर दी है कि वो जब चाहें यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास एक नहीं कई विकल्प हैं। रूस की सेना यूक्रेन के शहरों और अहम इलाकों पर भी कब्जा कर सकती है। यह अमेरिका के रक्षा मंत्री का बयान है ऑन रिकॉर्ड। अमेरिका और उसके साथी देश बार बार रूस को यूक्रेन पर हमला करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन रूस पर उसका कोई असर नहीं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस उसकी कमजोर नस दबाएगा और वो कमजोर नस है काला सागर। यूक्रेन के दक्षिण और रूस के दक्षिण पश्चिम में काला सागर है, ब्लैक सी, जहां पिछले हफ्ते से रूस ने अपने 20 से ज्यादा जंगी जहाज तैनात किए हुए हैं। रूस का कहना है कि काला सागर में जंगी जहाजों की यह तैनाती रूटीन एक्सरसाइज है जो कि होनी पहले से ही तय थी, लेकिन अमेरिका इस तैनाती का मतलब खूब समझ रहा है। काला सागर के ठीक ऊपर है यूक्रेन का क्राइमिया, वो क्राइमिया जिसे 2014 में रूस ने हथिया लिया था। क्राइमिया पर रूस के कब्जे ने यूक्रेन की नौसेना की कमर तोड़कर रख दी, क्योंकि क्राइमिया में ही यूक्रेन की नौसेना के ज्यादातर बेस और नौसैनिक तैनात थे। यानी अगर रूस ने काला सागर की तरफ से यूक्रेन पर धावा बोला तो उसके आगे अकेले टिकना यूक्रेन के बस की बात नहीं होगी। यूक्रेन की नेवी में उतना दम नहीं है। इसलिए काला सागर में रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को नाटो और अमेरिका के साथ की जरूरत पड़ेगी।
लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि नाटो और अमेरिका भी काला सागर में यूक्रेन को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां रूस की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत है कि वहां उसे हरा पाना लगभग नामुमकिन है। काले सागर में रूस से निपटने के लिए नाटो को दमदार पनडुब्बियां चाहिए होंगी, और इस इलाके में इकलौता तुर्की ही है जो समंदर में अपनी सबमरीन उतारकर रूस को जवाब दे सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की रूस से सीधी लड़ाई में उलझे, इसकी संभावना कम है। मध्य प्रदेश के इंदौर में गरम रोटी नहीं दिए जाने पर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की। रेस्टोरेंट में हुई तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखाई दिया कि एक आदमी हाथ में चाकू लिए हुए तेजी से रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ता हुआ आया और उसने वहां काउंटर पर रखे बिरयानी से भरे बर्तन को धक्का देकर गिरा दिया। उसके पीछे ही एक और लड़का दौड़ता हुआ आया और उसने भी अपने हाथ में चाकू पकड़ रखा था। चाकू लिए दो लोगों को रेस्टोरेंट में घुसते देख वहां भगदड़ मच गई और लोग बाहर की तरफ भागते हुए दिखाई दिए, जबकि हमला करने वाले दोनों लोग रेस्टोरेंट के एक दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए और सड़क पर किसी को ढूंढते हुए नजर आए। लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद ही वहां तोड़फोड़ करने वाला आदमी एक बार फिर वापस आया और रेस्टोरेंट के काउंटर पर रखे खाने से भरे दूसरे बर्तनों को हाथ में लिए चाकू की मदद से गिराने लगा। इतने पर भी हमला करने वाले आदमी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने वहां पास में पड़ी एक बेंच को जोर की लात मारी, जिससे वो बेंच सड़क पर जा गिरी। आपराधिक रिकॉर्ड है और ये बदमाश प्रवृत्ति के है, तो इसलिए इसको हमला किया था। उसको हम लोग थोड़ा उसको वैधानिक कार्रवाई करके कार्रवाई करें। पुलिस ने दावा किया कि रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज की मदद से वहां हमला करने वालों की पहचान कर ली गई है। उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट से बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतार दिया। बघेल आगरा से बीजेपी के सांसद हैं और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से ही की थी, लेकिन 2022 के इस विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ करहल विधानसभा सीट से ताल ठोकेंगे। बीजेपी की तरफ से नाम का ऐलान होते ही एसपी सिंह बघेल मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आशीर्वाद से ही तो चुनाव लड़ने आ रहा हूँ। बघेल से पहले अखिलेश यादव ने भी करहल सीट से अपना पर्चा भरा। सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने एक बार फिर ये दावा किया कि राज्य में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों की ही सरकार बनेगी। जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। अखिलेश यादव इस वक्त आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं और वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें उनके ही गढ़ में घेरने की रणनीति बनाई है। इसके लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पर भरोसा जताया और यह बताने की कोशिश की कि करहल सीट पर उनका मुकाबला आसान नहीं होने वाला। असल में बीजेपी की रणनीति है कि अखिलेश यादव को मैनपुरी जिले की करहल और उसके आसपास की सीटों तक ही सीमित रखा जाए। इसीलिए बीजेपी ने अचानक केंद्रीय मंत्री बघेल को करहल से उतार दिया ताकि सीट पर जीत दर्ज करने के लिए अखिलेश को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े, और ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव दूसरे इलाकों में पार्टी के प्रचार के लिए नहीं जा पाएंगे, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। दिलचस्प बात यह है कि मुलायम सिंह यादव ने ही बघेल को राजनीति का कखहरा सिखाया था। वो कभी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे और 1989 में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री बनने पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था संभालते थे, लेकिन बाद में बघेल से प्रभावित होकर मुलायम सिंह ने उन्हें 1998 में जलेसर सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़वाया और वो जीत गए। यही नहीं, वो 2 बार सांसद भी चुने गए। 2010 में बीएसपी के कोटे से राज्यसभा पहुंचे, लेकिन 2014 में बीएसपी के टिकट पर वो लोकसभा चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और 2017 के विधानसभा चुनाव में टुंडला से जीतकर योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें आगरा से मौका दिया, जहां से उन्होंने जीत दर्ज की और फिर वो मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे बजट पेश करेंगी। सुबह 9 बजे से लगातार देखिए बूस्टर बजट 2022। आकांक्षा, आत्मनिर्भरता, अभिलाषा। अगले 25 वर्षों के लक्ष्य को लेकर नीतियां बना रहा है। ये है भारत की उन्नति की नई बुनियाद, जिस पर बनेगी $5 खरब की अर्थव्यवस्था। एक संकल्प, विकास, विश्वास और प्रयास का। बूस्टर बजट 2022, बजट एक नए भारत का। रूस की राजधानी मॉस्को से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बिल्डिंग में आग लगने से 9वीं मंजिल में कुछ लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए उसी बिल्डिंग की 8वीं मंजिल में रहने वाले 2 लड़के आगे आए
और उन्होंने खिड़की से बाहर लटक कर पहले तो एक बच्ची को बड़ी सावधानी से नीचे उतारा। इसके बाद उसी जगह से एक लड़की को धीरे धीरे नीचे उतारा गया, जिससे उसकी जान बच गई। इस दौरान एक लड़का खिड़की से पूरी तरह बाहर लटका रहा, वहीं दूसरी तरफ उसे मजबूती से पकड़ा हुआ भी दूसरा लड़का दिखाई दिया। बताया गया कि इस हादसे में कुल 12 लोगों को चोट आई है और इस हैरत अंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मॉस्को फायर डिपार्टमेंट ने उन लड़कों को सम्मान देने का ऐलान किया। मुंबई के धारावी इलाके में ऑनलाइन परीक्षा की मांग करते हुए 10वीं और 12वीं के छात्रों ने सड़कें जाम कर दी। वो लोग राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए, जिसकी जानकारी उन्हें एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लगी और फिर तय वक्त पर धारावी की सड़कों पर उन छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा जो सरकार से ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे थे। जितनी दूर तक नजर गई सिर्फ बच्चों के सिर दिखाई दिए, उनमें कुछ के साथ तो घरवाले भी पहुंचे। छात्रों ने आरोप लगाया कि बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद उनकी परीक्षा ऑफलाइन कराने पर प्रशासन अड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रदर्शन करना पड़ा। चाहते या तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए या तो ऑनलाइन हो। विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ बच्चे वहां मौजूद गाड़ियों के ऊपर तक चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पहले लाउडस्पीकर के जरिए हटने की अपील की और फिर हंगामा बढ़ने पर उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस के सख्त होते ही इस प्रदर्शन ने सियासी रंग ले लिया। बच्चों को डराने और उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हो गई, जिसका मोर्चा संभाला बीजेपी नेता राम कदम ने। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री ने छात्रों की बात सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज करवाया। पर बात करने का छोड़कर उन पर पुलिस बल का प्रयोग करोगे आप। इसके बाद अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने भी सफाई दी। बच्चों के हित में कोई चर्चा हो रही है, बच्चों को सुरक्षा में कोई चर्चा, तो बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार हैं। बताया गया कि धारावी में छात्रों को बुलाने के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा लिया गया, जिसके बाद सैकड़ों बच्चे प्रदर्शन के लिए वहां इकट्ठा हुए। डॉक्टरों का दावा है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ठीक हो चुके लोगों को ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के बाद ब्रेन स्ट्रोक यानी दिमाग की नसों के फटने का खतरा बढ़ गया है। ऐसा देखा गया कि ठंड के दौरान ब्रेन स्ट्रोक के वो मरीज अस्पतालों में सबसे ज्यादा भर्ती हुए जो पहले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में डॉक्टरों का मानना है कि इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना पॉजिटिव होने से नसें कमजोर हो जाती हैं, जिस वजह से दिमाग की नसें फट रही हैं। असल में बीते 15 दिनों में पटना में मौजूद इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 42 ब्रेन स्ट्रोक के मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें 30 ऐसे हैं जो पहले कोरोना से जूझकर ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद से बाहर निकलते वक्त मुलायम सिंह के पैर छू लिए। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात बजट सत्र के पहले दिन संसद में हुई, जहां मुलायम सिंह को देखते ही स्मृति ईरानी ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आते ही सियासी पारा चढ़ने में भी देर नहीं लगी और कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के मुलायम के पैर छूने को दिखावा करार दिया। हम हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद लेते, पांव छूते हैं, वो कैमरे की आंखों के लिए नहीं होता है, वो दिल से होना चाहिए। कांग्रेस के इस हमले पर पलटवार करने के लिए बीजेपी सांसद रवि किशन सामने आए। कांग्रेस को तो अभी चूंकि अब इससे पता चलता है कि चुनाव के अनुसार उनकी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। वहीं मुलायम सिंह से आशीर्वाद लेने के बाद स्मृति ईरानी और मुख्तार अब्बास नकवी ने कुछ देर तक उनसे बातचीत भी की। सौभाग्य की बात यह कि स्मृति ईरानी 2003 में राजनीति में आई थी, जबकि मुलायम सिंह यादव पहली बार 1989 में ही यूपी के मुख्यमंत्री बन गए थे और इसी सम्मान के नाते स्मृति ईरानी ने मुलायम सिंह का आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र में औरंगाबाद महानगर पालिका के चुनाव में एक उम्मीदवार ने पत्नी चाहिए वाले पोस्टर लगा दिए, जिस पर बवाल खड़ा हो गया। इस पोस्टरों को लगाने के पीछे उसने दलील दी कि चुनाव के नियमों के मुताबिक किसी उम्मीदवार के 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, जबकि उसके 3 हैं। इसलिए उसने दूसरी शादी करने की मांग की, जिसके लिए उसने पत्नी चाहिए वाले पोस्टर छपवा दिए और उन्हें शहर के अलग अलग हिस्सों में लगवा दिया। लेकिन इसके विरोध में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता उतर आई और उन्होंने जगह जगह लगे इन पोस्टरों पर कालिख पोतना शुरू कर दिया। यही नहीं, विरोध जताने के लिए उन्होंने उन पोस्टरों को फाड़ तक डाला। पोस्टर लगवाने वाले उम्मीदवार का कहना है कि अगर 3 बच्चे होने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकता तो वो दूसरी शादी कर अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारना चाहता है। तिसरं अपत्य झालं, मुलगी झाली मला आणि मुलं म्हणजे देवाघरची फुलं असतात, मग त्यामुळे माझं इलेक्शन लढण्याचं माझं
कायद्यामध्ये बसत नाही मी. बायकोशी बोलणं चालणं केलं आणि त्यानंतर विचार केला की दुसरं लग्न करू आणि त्यांना निवडणुकीत उभे करून निवडून आणू. गुजरात में किशन नाम के लड़के की हत्या पर पूरा राज्य भड़क उठा। मामला केवल एक भड़काऊ फेसबुक पोस्ट का है और आरोपों के मुताबिक उसी पोस्ट की वजह से किशन की हत्या कर दी गई। गुजरात के कई जिलों में किशन की हत्या के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। सूरत में तो लोगों का गुस्सा ऐसा भड़का कि पुलिस को लाठियां चलानी पड़ गईं। सड़क पर उतरे युवक आगे आगे दौड़ते रहे और पुलिस वाले डंडे चलाते रहे। सड़क पर हंगामे और अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी की मोटरसाइकिल गिरी, किसी की चप्पलें निकली तो कोई खुद ही गिर गया। डंडे चलाने वाले पुलिस वालों में कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने खाकी वर्दी नहीं पहनी थी। ऐसा ही एक पुलिस वाला एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ में डंडा लेकर दौड़ता दिखा। दाएं हाथ में पिस्तौल लेकर दौड़ रहा पुलिस वाला बाएं हाथ से डंडा चलाता रहा। पुलिस के इस ताबड़तोड़ एक्शन में कई लड़कों को चोट भी आई। एक लड़के के सिर से खून बहता हुआ दिखने लगा, जिसे बाद में पुलिस ने ही अस्पताल भी पहुंचाया। हिंदूवादी संगठनों ने गुजरात में कई शहरों में बंद रखने की अपील की थी। ये बंद किशन भरवाड़ नाम के 27 साल के लड़के की हत्या के विरोध में रखा गया, जिसके 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गुजरात एटीएस की टीम ने दिल्ली से एक मौलवी को भी गिरफ्तार किया है और अभी तक की पुलिस की जांच के मुताबिक मौलाना कमर गनी उस्मानी ने ही किशन की हत्या करवाई। मौलाना कमर गनी को ही गुजरात एटीएस की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोप है कि गनी उस्मानी ने यह काम गुजरात के 2 लड़कों से करवाया, जिनमें एक का नाम शब्बीर और दूसरे का इम्तियाज पठान बताया जा रहा है। ये दोनों लड़के धुंधुका शहर के ही रहने वाले हैं, जहां किशन रहा करता था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से मौलाना कमर सोशल मीडिया के जरिए इन लड़कों से जुड़ा और फिर इन्हें किशन की हत्या करने का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि किशन से नाराजगी की वजह केवल एक फेसबुक पोस्ट रही। कई मौलवी उस पोस्ट को इस्लाम विरोधी बताने लगे, जिसके बाद किशन को कुछ धमकियां मिलने की खबरें भी आईं। हालांकि खबर है कि किशन ने पोस्ट भी डिलीट कर दी और उस पर माफी भी मांग ली, लेकिन विरोध करने वालों का गुस्सा नहीं थमा और माना जा रहा है कि इसी वजह से किशन की हत्या करवा दी गई। जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी बात का बवाल बनने में देर नहीं लगी। कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया पर इस घटना के खिलाफ आवाज बुलंद की। 26 साल के किशन की बेटी की उम्र 1 महीने से भी कम है। जब वो अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे थे, उसी वक्त गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। किशन की हत्या के विरोध में अमरेली के बाजार भी 2 दिन से बंद हैं। सड़कों पर उतरी भीड़ ने किशन के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। जैतपुर में भी लोगों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और हत्या के विरोध में नारेबाजी करते रहे। अब तक 2 मौलवियों समेत 5 लोगों को गुजरात एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है। महाराष्ट्र के नासिक से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक रिहायशी बस्ती में तेंदुआ दिखने से दहशत फैल गई। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें तेंदुआ दीवार कूदकर घर के अंदर आता दिखा और फिर बरामदे में आराम से घूमता नजर आया। दरवाजे तक पहुंचने के बाद वो वापस लौटा और सीढ़ी के सहारे दीवार फांद कर बाहर निकल गया। बाहर लगे एक दूसरे कैमरे में भी तेंदुए की तस्वीर रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद उसकी तलाश के लिए वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज 11 बजे बजट पेश करेंगी। सुबह 9 बजे से लगातार देखिए बूस्टर बजट 2022। आकांक्षा, आत्मनिर्भरता, अभिलाषा। अगले 25 वर्षों के लक्ष्य को लेकर नीतियां बना रहा है। ये है भारत की उन्नति की नई बुनियाद, जिस पर बनेगी $5 खरब की अर्थव्यवस्था। एक संकल्प, विकास, विश्वास और प्रयास का। बूस्टर बजट 2022, बजट एक नए भारत का। मध्य प्रदेश के भोपाल की एक निजी गौशाला में करीब 100 गायों की मौत के मामले की न्यायिक जांच के आदेश राज्य सरकार ने दे दिए। एक दिन पहले ही इस गौशाला की कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जिसके अगले ही दिन वहां कुछ लोगों ने इस निजी गौशाला की मालकिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धरने पर बैठे इन लोगों ने वहां काफी देर तक नारेबाजी की। माता के सम्मान में, माता के सम्मान में। इस प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही प्रशासन के लोग वहां पहुंचे, जिन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। हालांकि मामले की जांच का भरोसा मिलने के बाद लोगों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। असल में एक दिन पहले इस गौशाला की जो तस्वीरें सामने आई थीं, उनमें एक तस्वीर में कुछ गायों के शव इधर उधर बिखरे दिखाई दिए थे, जबकि एक दूसरी तस्वीर में तो कई कंकाल एक गड्ढे में पड़े नजर आए। जबकि जिन गायों की हालत खराब पाई गई, उन्हें फौरन दूसरी गौशाला में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इस मामले पर विपक्ष ने बिना समय गंवाए शिवराज सरकार को घेर लिया और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट कर बीजेपी और वीएचपी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया कि गौशाला की मालकिन निर्मला शांडिल्य को सरकार बचाने में जुटी है।
विपक्ष के इस हमले का जवाब देने के लिए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सामने आए और उन्होंने मामले की न्यायिक जांच कराने का ऐलान किया। जो भी गायों की अस्वस्थता का है वहाँ मेडिकल का कैंप लगा दिया गया है। सरकार की ओर से आदेश होने के फौरन बाद पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को राहत दी। चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों और रोड शो पर पाबंदी 11 फरवरी तक बढ़ा दी। हालांकि राजनीतिक दलों को 1000 लोगों के साथ जनसभा की इजाजत दे दी गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने पहल करते हुए वहां के युवाओं के लिए एक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में 8 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें विजेता टीम को 50,000 रुपए का इनाम दिया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। पहले दिन आर्थिक सर्वे भी पेश हुआ, जिसमें अनुमान जताया गया कि मार्च में खत्म हो रहे इस वित्त वर्ष में जीडीपी बढ़त दर 9.2% रह सकती है। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष में जीडीपी बढ़त दर 8 से 8.5% रहने की उम्मीद जताई गई। खबर है कि रणजी ट्रॉफी 16 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित की जा सकती है। यही नहीं, इसके मुकाबले कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई और कटक में ही करवाए जाने की चर्चा है। इससे पहले कोरोना खतरे की वजह से इसे टालने का फैसला लिया गया था। और यूपी के मुरादाबाद में एक निर्दलीय महिला प्रत्याशी चुनाव चिन्ह मिलने के बाद खुशी में डीएम ऑफिस के बाहर नाचने लगी। मुरादाबाद जिला मुख्यालय पर नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद चुनाव चिन्ह बांटने का काम शुरू हुआ और जैसे ही वहां की देहात विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रही प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह मिला, वो डीएम ऑफिस के बाहर निकलते ही नाचने लगी। यही नहीं, कमल कपूर नाम की महिला प्रत्याशी ने वहां देशभक्ति के कई गीत भी गाए। इस दौरान वहां मौजूद लोग उनका वीडियो बनाते नजर आए। और ये इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, जो अपने घर से निकल चुकी हैं। और ये निकलने की लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। 11 बजे पेश होना है बजट, और उससे पहले ये जो तस्वीरें हैं जिस पर अमूमन सबकी निगाहें रहती हैं, और वो तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। यानी कि जो बजट को लेकर एक खाका भारतीय सरकार ने तैयार किया है, उसकी जो पहली झलक है ये उसके तौर पर देखा जा सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने घर से निकल चुकी हैं। चंदन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। चंदन, ये पहली तस्वीर बजट से संबंधित सामने है। बिल्कुल, देखिए निर्मला सीतारमण यहाँ से निकल करके नॉर्थ ब्लॉक गई हैं, वहाँ कुछ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी, उसके बाद वो राष्ट्रपति महोदय से मिलेंगी, फिर बजट पेश होगा। ये आज का कार्यक्रम है। सुबह वो निकली, यहाँ पर काफी ज्यादा मीडिया की भीड़ भाड़ थी। अभी की बात करें तो बड़ी सिक्योरिटी रखी गई थी। ये आम बजट है, पूरे देश की निगाह है कि इस बार के बजट में क्या होगा, लोगों के लिए क्या होगा। खास करके कोविड के प्रकोप को जिस तरह से पूरी दुनिया झेल रही है, ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं हैं जो देश को आगे ले जाए, देश के लोगों को राहत दे, तो तमाम तरह की निगाहें बनी हुई है। देखना होगा कि आज के बजट में निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलता है। फिलहाल वो अपने अधिकारियों के साथ बैठक करके ये तय करेंगी कि जो उनको बजट स्पीच पढ़ना है वो पूरी तरह से तैयार हो। उसके बाद वो महामहिम राष्ट्रपति से मिलकर के भेंट करेंगी और एक फोटो अपॉर्चुनिटी भी होगी। लेकिन साथ ही चंदन ये भी बताए कि देश में ज्यादातर लोगों ने डबल डोज ले लिए हैं, ऐसे में क्या ये बजट उनके लिए बूस्टर बजट साबित होगा? देखिए, संभव है सरकार की तरफ से इसकी भी योजना बने, क्योंकि माना जा रहा है कि बूस्टर डोज खास करके ऐसे लोगों को जो कि डेंजरस नौकरी करते हैं, एक तरह से कहे तो सेहत के लिए जिनके खतरा हो सकता है, हॉस्पिटल के स्टाफ हो या फ्रंटलाइन स्टाफ में पुलिस हो, आरपीएफ हो, या ऐसे लोग जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उन सब के लिए पुख्ता बंदोबस्त करना है। उसके बाद मेडिकल जो एडवाइजरी कमेटी है भारत सरकार की, वो जिस तरह से सलाह देगी, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो बड़े पैमाने पर लोगों को फैला है, तो कब तक लोगों को एंटीबॉडी अपने आप मिली रहेगी, ये भी देखना होगा। तो एक लंबी योजना इसके लिए बनाई जाएगी, क्योंकि कोविड का प्रकोप जाहिर तौर पर पूरी दुनिया के साथ भारत में भी है, और इसको लेकर के ही आगे कोई योजना बनेगी। जी चंदन, बने रहिएगा, ये तस्वीरें लगातार आगे भी दिखाते रहिएगा। बूस्टर बजट 2022 की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल निर्मला सीतारमण अपने घर से निकल चुकी हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस बार 2022 का जो ये बजट है ये बूस्टर बजट साबित हो सकता है। और 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मोदी 2.0 का ये तीसरा आम बजट है। कल पेश हुआ था आर्थिक सर्वेक्षण, और अब देखिए इसके बाद आज इंतजार है उस बूस्टर बजट का, जिसे आम बजट कहा जाता है। और इस आम बजट में लोगों के लिए क्या क्या होगा ये बहुत अहम होने जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पेंडेमिक का जो दौर
दौर हमारे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, उसके लिहाज से हेल्थ सेक्टर पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट के तौर पर कुछ बड़े कदम देखे जा सकते हैं। हर साल बजट तो हम लोग देख लेते हैं और अपने मतलब की बात कई लोग निकाल भी लेते हैं या किसी से समझ लेते हैं, लेकिन बजट होता क्या है ये शायद हम में बहुत लोग नहीं समझ पाते। तो कोशिश करते हैं ये देखने समझने की कि बजट का मतलब क्या होता है, ताकि बजट का भाषण जब हम सुने तो समझ में आए कि क्या हो रहा है। बजट में सरकार यह बताती है कि पैसा किस चीज पर खर्च किया जाएगा और उस खर्च के लिए पैसा आएगा कहां से। सिंपल, सीधा सा मतलब है। तो 2022 का बजट आने से पहले समझते हैं कि 2021 के बजट में क्या बताया गया था। पहली बात तो यह याद रखनी है कि बजट के लिए साल जनवरी में नहीं बल्कि अप्रैल में शुरू होता है। यानी 2021 का जो बजट था वो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के लिए था। तो 2022 का जो बजट होगा वो अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के लिए होगा। तो 2021 के बजट में भी बताया गया था कि 2021 में सरकार पैसे कहां खर्च करेगी और पैसा कहां से आएगा। टोटल बजट था 35 लाख करोड़ रुपए का। 35 लाख करोड़, यानी सरकार ने प्लान किया था कि 2021 में 35 लाख करोड़ रुपए खर्च करने हैं। इसमें हमारे घर के बजट से उल्टा फंडा होता है। घर के बजट में तो हम ये देखते हैं ना कि कमाई कितनी है और उस हिसाब से खर्चा प्लान करते हैं। सरकार ऐसा नहीं करती, सरकार उल्टा करती है। सरकार पहले खर्चे प्लान कर लेती है और फिर देखती है कि कमाई कितनी होगी। तभी तो कहते हैं बजट का घाटा। आपके घर का बजट घाटे का बजट थोड़ी होता है। जो पैसा होता है वो आप खर्च करते हैं, लेकिन सरकार का बजट घाटे का बजट होता है। सरकार खर्चा प्लान कर लेती है और कमाई उतनी नहीं होती तो उधारी ले लेती है। यानी खर्चा ज्यादा, आमदनी कम, और बाकी का ले लो कर्जा। तो 2021 में 35 लाख करोड़ रुपए का खर्चा प्लान किया गया था बजट में। अब देखिए ये 35 लाख करोड़ कहां खर्च करने का प्लान था। सबसे ज्यादा खर्चा तो है ब्याज का। जी हां, ब्याज। जो ये हर साल सरकार घाटे का बजट बना बनाकर कमाई से ज्यादा का खर्चा करती आ रही है, तो देश पर चढ़ चुका है बहुत ज्यादा कर्जा, और कर्ज का ब्याज चुकाना तो पड़ता है। तो पूरे खर्च का 20% 2021 में ब्याज चुकाने के लिए रखा था। यानी हर 1 रुपए में 20 पैसे पिछले कर्ज का ब्याज ही चुकाने के लिए अलग रखा था। 35 लाख करोड़ रुपए में 20% यानी 7 लाख करोड़ रुपए। तो 7 लाख करोड़ रुपए तो ये अलग हुए 35 लाख करोड़ से। इसके बाद सबसे बड़ा हिस्सा था राज्यों का। जितना भी टैक्स सरकारों को भी बांटना पड़ता है। हर राज्य का हिस्सा होता है टैक्स में। और टैक्स से मतलब सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होता। कई लोग ये गलतफहमी पाल के बैठते हैं कि हम तो टैक्स देते हैं, इतने सारे लोग टैक्स नहीं देते। अरे भाई, टैक्स तो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी देता है। हर चीज पर जीएसटी लगता है, नहीं लगता? तो वो भी तो टैक्स है। गरीब भी अगर कुछ लेता है तो जीएसटी देता है। यानी सब लोग टैक्स देते हैं। सिर्फ इनकम टैक्स ही टैक्स नहीं होता, जीएसटी